हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग। जुड़ गए हैं सारे लोग? ओके, चलिए। आयुष, रोशनी, सदाशिव, प्रियांशु, सोनाली, एवरीबॉडी इज देयर। ओके, चलिए, ठीक है। क्या पढ़े थे हम लोग? थोड़ा सा याद दिलाइएगा मुझे। हेलो। देखिए, हम लोग जहां तक मुझे याद है, हम लोग जो पढ़ रहे थे, सब पार्लियामेंट के दोनों चेंबर्स के क्या क्या फंक्शन है, ठीक है ना? और इन विच सिचुएशन द सेकेंड चेंबर यानी राज्यसभा बिकम्स द पावरफुल। ठीक है, जनरली लोकसभा पावरफुल होती है, लेकिन दो सिचुएशन में, यहीं से फिर आगे बढ़ते हैं, दो सिचुएशन में राज्यसभा पावरफुल होती है। पहली तो इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट, because vice president is the ex officio chairman, president, uh, और हेड ऑफ द हाउस ऑफ द राज्यसभा, दैट्स वाई। और दूसरी सरकमस्टांस आती है कि जब किसी सिविल सर्विस, ऑल इंडिया सर्विसेज, हम कहें कि ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे हमारी सिविल सर्विसेज है, तो ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे ISI, So the topic was, excuse me, sir. हाँ, यस The यस topic यस। was political and permanent executive. ओके ओके, हाँ बेटा, याद है मुझे। थोड़ा सा 2 लाइन पीछे रिव्यू करने के लिए मैंने याद दिलाने के लिए बोला। तो उस सिचुएशन में कब राज्यसभा होती है? चलिए, पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको ये पहले समझाया था कि जब हम व्हेन वी डिफाइन द टर्मिनोलॉजी एग्जीक्यूटिव इन नैरोअर सेंस, ठीक है, जब नैरोअर सेंस में कहते हैं, दैट मींस एग्जीक्यूटिव की इंक्लूड्स प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट इसलिए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, आफ्टर द नेम ऑफ प्रेसिडेंट एवरीथिंग, बिकॉज हेड जो हमारा टिटुलर हेड, ठीक है, नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट है, और प्राइम मिनिस्टर विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिकॉज यहाँ प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट है। एक्चुअल एक टर्म मिलता है जिसको बोलते हैं डीजियोर डी फैक्टो। डीजियोर का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनली, तो कॉन्स्टिट्यूशनली हेड प्रेसिडेंट है जिसके नाम से काम होता है। बट काम करता कौन है? तो काम करता है प्रधानमंत्री, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है ना? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब ये है कि लोगों के द्वारा चुना गया व्यक्ति, ठीक है ना? तो लोगों के द्वारा चुना गया जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगी, पार्लियामेंट बनेगी, उससे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगा, और उसका जो हेड होगा दैट विल बी द प्राइम मिनिस्टर। तो ये हुआ जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ध्यान दीजिएगा, दिस इज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। बट इनफैक्ट व्हाट हैपेंस, आपको पहले भी मैंने बताया है कि जैसे कोई कानून बनना है, मान लीजिए, फिर एग्जांपल वही दे रहा हूं, कृषि बिल पे चल रहा था मामला, वो एग्जांपल मैंने दिया था, अभी ताजा ताजा है, अच्छा रहेगा। तो कृषि बिल पे बना था, या कृषि बिल को रिपील भी करना है, तो उसके लिए जो कृषि मंत्रालय, ध्यान दीजिएगा, कृषि मिनिस्ट्री ही बनाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि जो कैबिनेट स्तर का मंत्री होगा, कृषि मंत्री, जैसे मान लीजिए नरेंद्र सिंह तोमर है आजकल, तो तोमर जी के अध्यक्षता में ये सब हुआ है। बट क्या मंत्रालय या क्या मिनिस्टर, मंत्रालय में तो और भी मेंबर्स जुड़ जाएंगे, हम मिनिस्टर की बात करेंगे ना, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, तो क्या मिनिस्टर इतना एक्सपर्ट होता है कि सारी उसके पैरा बाई पैरा, कॉलम बाई कॉलम जो भी रूल बन रहा है उसको वो खुद ही तैयार कर पाए? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज ही इज ओनली, वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है कि मान लीजिए कोई ऐसा मिनिस्टर हो सकता है कि उसको कुछ जानकारियां हो, लेकिन क्या बारीकी से एक एक चीज की जानकारी, कैसे ये कानून बने, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या दिक्कतें ना हो, यदि दिक्कतें हो तो उसका निराकरण यानी सॉल्यूशन कहाँ हो, ये पैरा बाई पैरा जो किसी भी कानून में मेंशन होता है, ठीक है ना, इसको तैयार करने के लिए फिर आपको वही याद दिलाएंगे कि मैंने 2 वर्ड इस्तेमाल किया है जिसके लिए, सचिवालय और निदेशालय। यह सचिवालय और निदेशालय क्या होता है? जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी किसी मिनिस्टर की मिनिस्ट्री से के बने कानून, ठीक है ना, मिनिस्टर पार्लियामेंट में रखेगा, दोनों हाउसेज में पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट का साइन होगा, फिर उसके बाद इसको मिनिस्टर के साइन के बाद भेज दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मिनिस्टर साइन बाद में करेगा, पहले नहीं करेगा। पहले बिल आया, ठीक है ना, मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा में, यदि मनी बिल है तो कंपल्शन है कि पहले लोकसभा में ही आएगा, अदरवाइज राज्यसभा में भी पहले आ सकता है, ऑर्डिनरी है तो। और उसके बाद दोनों हाउसेज में पास होने के बाद, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होने के बाद, ठीक है, तब जाएगा कहाँ,
तो उस संबंध जिस मंत्रालय का संबंधित मंत्री है उसके पास, और मंत्री के सिग्नेचर के बाद वो भेजा जाएगा। जैनेन्द्र शामिल हो? जैनेन्द्र, इफ हाँ है तो क्लियर हो गया बेटा? क्लियर है ना? यस सर। ओके ठीक है। तो अब यहां से जाएगा डायरेक्टरेट को यानी निदेशालय को, और फिर सचिवालय को। सचिवालय निदेशालय को साथ ही भेजा जाता है, ठीक है ना। इसको लाइन एंड स्टाफ कहते हैं। अभी उतना डिटेल्स में जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों मिलकर के ही किसी भी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता है। तो यानी कि कोई कानून, फिर से एक बार समझिए, किसी कानून को लागू कराने के लिए यदि पूछा जाए कि हु इज क्रेडिबल टू इन्फोर्स द ऑर्डर ऑफ, कोई भी कानून आता है तो, है ना, पर्टिकुलर लॉ हम रख लेते हैं, एबीसी कुछ व्हाटएवर, तो आपका जवाब क्या होगा कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन हो गया? मिनिस्टर हो गया। और रियल एग्जीक्यूटिव कौन हो गया? बिकॉज हम दूसरे शब्द में कहें तो बिकॉज मंत्री के पॉलिसीज बनाने से लेकर के उसकी सफलता इंप्लीमेंट करने तक के पीछे कौन जिम्मेवार है? तो सेक्रेटेरिएट और डायरेक्टरेट, और वो भी सेक्रेटेरिएट डायरेक्टरेट ऊपर स्तर पर, नीचे स्तर पर उस विभाग से जुड़ा जो भी है। दैट्स वाई मैंने कहा है कि जब रियल एग्जीक्यूटिव कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है, उसका भी ब्रॉडर सेंस करेंगे तो हर विभाग, सरकारी विभाग का कर्मचारी आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक मोटे अर्थ में, कॉन्क्रीट अर्थ में कहा जाए तो आप कहेंगे कि बिसाइड्स मिनिस्टर हो गया पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। बार बार रिपीट कर रहे हैं, समझिए ध्यान से। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मींस प्रधानमंत्री, मंत्री और उसका मंत्रालय, ठीक है ना। यदि राज्य स्तर की बात हो रही है तो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और उसके मंत्री, ये पॉलिटिकल हो गया। और ब्रॉडर सेंस में रियल एग्जीक्यूटिव जिसको बोलते हैं, तो बिकॉज फ्रॉम पॉलिसी मेकिंग टू द सक्सेस ऑफ एनी पर्टिकुलर पॉलिसी, हु इज रिस्पॉन्सिबल? आप ऑफिसर्स ना। सचिवालय और निदेशालय में कौन बैठेगा? ऑफिसर्स बैठेगा, ठीक है ना। तो वो सभी अधिकारी और सभी कर्मचारी, एम्प्लॉय जो कि किसी आदेश को यानी कानून बनने से लेकर के कानून को लागू करने तक के लिए जिम्मेवार है, वो सभी मिलाकर के होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब एक बात और, अब रियल एग्जीक्यूटिव को भी नैरोअर अर्थ में हम क्या कहते हैं कि आईएएस और आईपीएस, बिकॉज ये लोग जिम्मेवार होते हैं, टॉप लेवल पर यही बैठे होते हैं। अभी मैंने कहा सेक्रेटरीट और डायरेक्टरेट में कभी परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी, क्या बेटा? सर वो लोग परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। हाँ आ रहे हैं अभी आ रहे हैं अभी रियल से परमानेंट पे आ रहे हैं, ठीक है। तो कभी आप विजिट करोगे सचिवालय निदेशालय में तो वहां आपको जो भी टॉप लेवल के अधिकारी, अंडर सेक्रेटरी से लेकर के और ऊपर में सेक्रेटरी, जो हेड है सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी एनी डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो लेकिन इसका ब्रॉडर सेंस क्या हो गया कि सारे एम्प्लॉय तक आ जाएंगे रियल एग्जीक्यूटिव में। अब ये हो गया रियल क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी मिनिस्टर के पीछे खड़े हैं, है ना, उनके पीछे खड़े हैं। मान लीजिए एग्जांपल समझिए, एक एक तोड़ के समझाते हैं, आराम से समझते चलो। यदि फिर उदाहरण वही दे रहे हैं जैसे अपने यहाँ बहुत पॉपुलर है, मान लीजिए शराबबंदी का आदेश नीतीश जी ने लागू किया, या आबकारी मंत्रालय के अंदर, लेकिन मिनिस्टर ने किया, मिनिस्टर हो गया रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना। चीफ मिनिस्टर के ही अंडर में सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो ये रियल एग्जीक्यूटिव। अब आबकारी विभाग, चाहे वो सचिवालय स्तर से लेकर के, कर्मचारी स्तर से लेकर के, ब्लॉक, सब डिवीजन, या आपका जहां तक थाना तक का एम्प्लॉय, वो सब उसको लागू कर रहे हैं, तभी तो सफलता मिल रही है इस पॉलिसी में। तो उसको हम बोलेंगे रियल एग्जीक्यूटिव। तो रियल तो हो गया। रियल को ही परमानेंट बोलते हैं, क्यों? बिकॉज याद करिए अभी नए वाले क्लास में आपको नीचे मैंने समझाया था, जहां बैठे थे आप लोग, एक लाइन खींच करके कंपेयर किया था। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव Political executive is the representative of the people because that is based on the election. भाई हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं ना, चाहे वो सांसद बनाए चाहे विधायक बनाए, इन्हीं में से मिनिस्टर बनेंगे। बोलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम यही होता है ना बेटा कि एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। ऑब्वियस सी बात है कि मंत्री जो बनेंगे उनके लिए तो शर्त ही है कि किसी भी हाउस का मेंबर होना चाहिए। यदि हाउस का मेंबर नहीं है तो 6 महीने के अंदर हो जाए। यानी कि जो आपकी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हुई, ये जनता की रिप्रेजेंट करने वाली हो गई। ऑब्वियस सी बात है। इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव परमानेंट नहीं होती है। 5 साल के बाद क्या पता मोदी गवर्नमेंट आए या कोई और बन जाए प्रधानमंत्री, ठीक है ना। ये परमानेंट नहीं होता।
लेकिन इसके उल्टे यदि आप देखिएगा तो जो रियल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है ना, जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है वो परमानेंट होता है एक बार और रिक्रूटमेंट के बेस पर होता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जनता के प्रतिनिधि होते हैं, दैट्स वाई कि दे जब तक जनता उनको जिताएगी वो हमारे सांसद विधायक चुने बनेंगे, और उसके बाद यदि मान लीजिए कि उनकी पार्टी की मेजोरिटी की सरकार है, वो भी उनको मौका मिलता है तो मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में होता है। लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव में क्या होता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट क्या होते हैं, इनके लिए विधिवत रिक्रूटमेंट की प्रोसेस निकलेगी। रिक्रूटमेंट की प्रोसेस निकलने के बाद आप एग्जाम, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर लेते हो, ठीक है ना, जब कर लोगे उसके बाद में भर्तियों के लिए रिक्रूटमेंट मेथड के लिए जाओगे। अब तब तो सरकारी नौकरी मिलती है ना, बोलिए। और उसमें भी जो टॉप लेवल की, जो डिसाइडिंग में, जो सचिवालय निदेशालय में बैठे होते हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने कहा नेरवर सेंस में केवल आईएएस अधिकारियों को माना जाता है। तो उसके बाद उनके लिए तो एक सिस्टम है ना, और कर्मचारी भी आपका ही बनते हैं तो उसके लिए एक सिस्टम है। उसके लिए एक नोटिफिकेशन निकलेगा, और नोटिफिकेशन के बाद आपकी प्रीम्स हो सकता है, मेंस हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, तमाम माने कि स्टेप्स ऑफ डिफरेंट स्टेप्स ऑफ फॉर एग्जामिनेशन फॉर बीइंग क्वालिफाइड। अब क्वालिफाई होने के बाद उसके बाद में एक मिनिमम पीरियड है टेम्पररली, जो इसीलिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को टेम्पररली बोलते हैं। जनता ने इस बार जिताया, अगली बार हराया, फिर हो सकता है कभी जिताया हराया, ठीक है। लेकिन यहां पर तो कैरियर आपका सेटल्ड है कि भाई आपकी रिटायरमेंट एज 62 है, 65 है, 60 है, तो 60 पर ही रिटायरमेंट होना है। हाँ, बीच में यदि कोई मेल प्रैक्टिसेस होती हैं, करप्शन चार्जेस लगते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट इज नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में आपकी रिटायरमेंट की एक एज होगी, तो दैट्स वाई कि इसको बोलते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो परमानेंट है, क्योंकि इसका बेस आप ऐसे समझिए, रियल एग्जीक्यूटिव मींस ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज, ठीक है, बेस्ड ऑन द रिक्रूटमेंट, दैट्स वाई कि एंड दे आर परमानेंट until the retire age, whatever during the period of recruitment, जो भी उनके रिक्रूटमेंट के समय, जो भी उनके गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन में वादे रहते हैं कि हाँ इतना ग्रेचुटी मिलेगी, इतना ये मिलेगा, इतना ये मिलेगा, वो सारे वो एंटरटेन करते हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जो मिनिस्टर्स वाली एग्जीक्यूटिव है, ये परमानेंट नहीं है। 5 साल क्या, मान लीजिए कि फर्स्ट चेंबर में यदि किसी गवर्नमेंट की सरकार चलेगी, मान लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए स्टेट में भी वही फार्मूला लागू होगा, तो हम वहां पर तो मजबूत गवर्नमेंट है मोदी जी वाली, इसलिए अकेले एब्सोल्यूट है, छोड़ देते हैं। मान लीजिए बिहार गवर्नमेंट की अभी जो स्थिति है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अभी नीतीश जी पर प्रेशर पड़ती है, और नीतीश जी जैसे कि पिछली बार लग रहा था, हुआ था, मान लीजिए नीतीश जी आरजेडी के साथ चले आते हैं थोड़ी देर के लिए। एक एग्जांपल समझिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो मान लीजिए नीतीश जी यदि चले आते हैं, या यूं कहें कि बीजेपी के कुछ मेंबर पार्टी बदल देते, कुछ भी ऐसी सिचुएशन होती है, मान लीजिए कि बीजेपी के मेंबर छोड़ देते हैं और नीतीश जी के साथ अलायंस हो जाता है आरजेडी का, आरजेडी सपोर्ट कर देती है बाहर से या सरकार में मिल जाती है, तो बीजेपी कोटे के जो भी मिनिस्टर है उनको रिजाइन देना पड़ेगा या नहीं, बोलिए। अभी बीजेपी वालों को, जो नीतीश जी ने मिनिस्टर बनाया है, यदि वो सरकार से बाहर चले जाए तो वो मिनिस्टर का पद छोड़ना पड़ेगा या नहीं, बोलो। यस सर, छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। अब बेटा ये बताओ तो कि जब छोड़ना दे रहेगा कॉन्फिडेंस मोशन से, नहीं नहीं, अरे कहाँ चला गया, अभी कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है ना। मान लीजिए कि किसी पॉलिसी को लेकर के अभी अलायंस चल रहा है, समझिए ध्यान से, अभी चल रहा है, मान लीजिए जीतन राम मांझी की पार्टी है, हम जिसको बोलते हैं बीआईपी पार्टी है, और ये आपकी बीजेपी और ये अलायंस है, ठीक है, जेडीयू की। मान लीजिए किसी सिचुएशन, बस नीतीश जी बोले कि बीजेपी हम पे प्रेशर बना रही है, कि एग्जाम्पल सिचुएशन दे रहा हूं, जैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन में होता है, समझिए, और बीजेपी हट गई, आरजेडी ने सपोर्ट कर दिया, या आरजेडी सरकार में शामिल हो सकती है, बाहर से सपोर्ट भी कर सकती है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस नो, अब ऑब्वियस सी बात है कि मान लीजिए, ये तो जाहिर सी बात है, नो कॉन्फिडेंस वाली तो बात ही नहीं है ना, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस वोट का टाइम, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी दो बातें हैं। नो कॉन्फिडेंस लाता है विपक्ष, अपोजिशन, और सरकार को, जैसे नई सरकार फॉर्म होती है, चलिए इस सिचुएशन में भी मान लीजिए राज्यपाल ने कहा, टाइम दिया कि भाई 10 दिन में आप कॉन्फिडेंस मोशन, सरकार कॉन्फिडेंस आएगी, अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस लाता है ना, तो कहा कि आप कॉन्फिडेंस वोट कर लीजिए।
तो कॉन्फिडेंस वोट की तो बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस आ गई, गवर्नमेंट बन गई। लेकिन हमारे कहने का मतलब कि कॉन्फिडेंस बन गई तो अब आरजेडी वाले ना मिनिस्टर में शामिल होंगे, बोलिए। आरजेडी का एलायंस हो गया ना, बीजेपी तो मतलब ये कोई मोशन, मतलब ये मोशन होता क्या है? मोशन बेटा होता है, मोशन बहुत तरीके का, मोशन बहुत तरीके का होता है। कभी जैसे पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है या असेंबली का सेशन चल रहा है, तो उसमें बहुत सारे मोशन होते हैं। ये नो कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि अपोजिशन लाती है कि जो रनिंग सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है, ठीक है, ये नो कॉन्फिडेंस, अपोजिशन रहेगा तो नो कॉन्फिडेंस रहेगा। ये प्रपोजल जब मेजोरिटी से, यानी जितने पार्लियामेंट में मेंबर उसमें बैठे हुए हैं, ठीक है ना, वो मेजोरिटी से पास कर दे, नो कॉन्फिडेंस पास कर देगा, तो रनिंग गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा, बिकॉज ही हैज लॉस्ट इट्स मेजोरिटी इन द असेंबली, ठीक है ना। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये सिचुएशन, यदि बताया था मैंने क्लास में, लास्ट वाले क्लास में, कि राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस पास होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए राज्यसभा में बीजेपी की गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट यदि हार जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजाइन नहीं देगी। लेकिन लोकसभा में हारेगी, उसी समय देना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा, लोक रूल ही है ना कि लोकसभा की मेजोरिटी पार्टी का लीडर उसकी सरकार बनाएगा, ठीक है। तो और इसके अलावा भी बहुत सारे मोशन होते हैं। मोशन में ये होता है कि जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट की कार्रवाई चल रही है, उसको बीच में रोकना है। कोई कोई जैसे इशू चल रहा है, मान लीजिए कभी कई बार आपने सुना होगा, कोई बड़ी ट्रेन, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, उसी दौरान न्यूज आई, 11 बजे शुरुआत हुआ, जस्ट जस्ट शुरुआत हुआ या उसके थोड़ी देर पहले शुरू हुआ कि कोई अचानक से कोई घटना हो जाए, जैसे केदारनाथ वाला एपिसोड याद करिए, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो रनिंग, जो उसका कोरम है जो चल रहा है, उसको रोक करके उस पर चलाएगा। तो ऐसे बहुत सारे मोशन होते हैं। कुछ मोशन पे गवर्नमेंट, रनिंग गवर्नमेंट यदि हार जाती है, यानी उसके अगेंस्ट में वोट पड़ जाते हैं, उसको कम वोट पड़ता है, उसके अगेंस्ट में ज्यादा वोट पड़ते हैं, तो सरकार को रिजाइन देना पड़ेगा, बिकॉज इट शोज की सरकार, उस सरकार ने लोकसभा में, और यदि राज्य है तो विधानसभा में अपना मेजोरिटी खो दिया है। जब तक मेजोरिटी है तभी तक सरकार है। तो यहां सिचुएशन में दूसरा दे रहा था, क्या ना, सिचुएशन ये है, मैंने कहा कि मान लीजिए बीजेपी अलायंस है, बीजेपी ने खुद छोड़ा किसी भी कारण से, या बीजेपी से अनबन हो गई, तो चीफ मिनिस्टर दूसरे का सहयोग ले ले, दूसरी सरकार बना ले, तो बीजेपी कोटे वाले मिनिस्टर छोड़ेंगे ना, छोड़ना पड़ेगा ना, बोलिए। यस सर। अब जब सरकार, जब सपोर्ट ही नहीं करे तो सरकार में कैसे शामिल हो सकते हो भाई? मेरे कहने का मतलब ये था, समझाने का मतलब कि रियल एग्जीक्यूटिव परमानेंट होती है, रिक्रूटमेंट बेस पे होती है, उसकी रिटायरमेंट की एक मिनिमम एज है, ठीक है ना, मैक्सिमम एज है, और उसकी सर्विस टेन्योर हर चीज सुरक्षित है। लेकिन जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, ये डिजायर्स अपॉन द, यदि सेंटर है तो प्राइम मिनिस्टर की इच्छा पर, ध्यान दीजिएगा जो मैं समझाना चाह रहा था, और यदि राज्य है तो चीफ मिनिस्टर की इच्छा पर। चलिए अलायंस भी नहीं टूटता है, मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि किसी मंत्री को हटाना है, नीतीश जी को, तो मुख्यमंत्री कह देगा कि भाई हटा लीजिए, हम आपसे खुश नहीं है। यदि कोई प्रेशर ना हो, अलायंस गवर्नमेंट में बहुत सारे प्रैक्टिकल स्थिति होती है, इसलिए मैंने दूसरा एग्जांपल देना चाहा था। तो कहने का मतलब कि किसी मिनिस्टर की लाइफ किस पे डिपेंड करेगी? यदि सेंटर है तो प्राइम मिनिस्टर की इच्छा पर, और यदि राज्य है तो चीफ मिनिस्टर की इच्छा पर। और दूसरी तरफ से यदि 5 साल यदि पूरा भी कर लेती है सरकारें, ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है जनता की इच्छा पर। अगली बार जनता चुनाव जीता है, कोई जरूरी है क्या? नहीं ना, बोलिए। नो सर। तो नो सर। कहने का, ओके नाइस। तो कि रियल एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की जो कैटेगराइजेशन की गई है, जो डिफरेंशिएशन किया गया है, वो इसी बेस पर किया गया है कि रियल एग्जीक्यूटिव का मतलब समझिए, इसमें ऑफिसर्स आते हैं, एम्प्लॉयज आते हैं। नैरोअर सेंस में इसका डिसीजन लेने वाले अधिकारी से, ब्रॉडर सेंस में हर एक एम्प्लॉय जो व्यवस्था को संभालने में लगा हुआ है, यानी फ्रॉम पॉलिसी मेकिंग टू पॉलिसी इंप्लीमेंटिंग एंड इवन कहा जाए कि किसी भी पॉलिसी के सक्सेस होने तक ये जिम्मेवार होता है। ठीक, अब एक और एग्जांपल मान कभी कॉन्फिडेंस मोशन हुआ है? करते हैं। कॉन्फिडेंस मोशन कभी किसी मेजोरिटी पे? एक मिनट, फिर से समझो इसको। कॉन्फिडेंस बेटा, जब भी नई सरकार बनेगी तो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार को लाना होगा, जिसके लिए राष्ट्रपति टाइम देगा। यदि फ्रेश, जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी की 2 साल पहले गवर्नमेंट बनी, तो गवर्नमेंट बनी, सरकार को शपथ दिलाया गया, उसके बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। ज्वाइंट सेशन का रूल क्या होता है? ज्वाइंट सेशन यानी दोनों हाउसेस के मेंबर बैठेंगे ना, और ज्वाइंट सेशन के बाद सरकार उस पर लाएगी थैंक्स मोशन,
एक तो ये प्रस्ताव हो गया। दूसरा, सरकार के लिए टाइम दिया जाता है। सरकार जो नई सरकार आई तो उसके लिए वो राष्ट्रपति से बोलेंगे कि रिक्वेस्ट करेंगे, ज्यादा 14 दिन से ज्यादा नहीं दिया जाता, 14 दिन के अंदर ही दिया जाएगा, और जनरली 5-6 दिन से कम नहीं दिया जाता सामान्य सिचुएशन में, है ना। अब यदि लग रहा है कि जिसको हम बोलते हैं ना हॉर्स ट्रेडिंग, खरीद बिक्री हो रही है, ये सब हो रही है सांसदों की, विधायकों की, तो वहां पे हो सकता है कम भी समय दिया जाए, लेकिन 14 से ज्यादा नहीं और 5 दिन से कम नहीं दिया जाता। जनरल रूल यही है, पहली चीज। अब कॉन्फिडेंस मोशन तो सरकार खुद से लाएगी, और नो कॉन्फिडेंस इसको बोलते हैं जो अपोजिशन लाएगा। तो हाँ, हुआ है, कई बार हुआ है। नो कॉन्फिडेंस मोशन के ही तहत याद करिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट जो है वो हारी थी, ठीक है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष लाता है और कॉन्फिडेंस जो है वो सरकार लाती है, ठीक है। वाजपेयी जी के साथ दोनों हो चुका है। जब आपको मालूम है एक बार 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे 1996 में, तो वो कॉन्फिडेंस मोशन पे हारे थे। और 99 में जब रामविलास पासवान ने मतलब उनको सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है। तो ये एग्जांपल है। तो ये हो गया आपको रियल एग्जीक्यूटिव परमानेंट एग्जीक्यूटिव का अंतर। अब आगे इसकी बारीकियों को हम थोड़ा सा विस्तार से चलेंगे, कैसे इनकी प्रोसेस होती है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। नो सर। सारे नो प्रॉब्लम बच्चे, सर। नो प्रॉब्लम। हम सर एक मिनट प्लीज ये लोग को बोलिए कि चैटिंग सेक्शन में चैट ना करे, कब से किए जा रहे हैं। अरे बेटा चैट सही बोलिए रोशनी, 60 चैट दिख रहा है हमें। और देखो बेटा, जब हम पढ़ाते हैं ना तो हम ये चीजों पे ध्यान ही नहीं देते। सही बात तो ये है, हम चुपचाप पढ़ा कंटिन्यू किए जा रहे हैं, आपसे बस फीडबैक लेते जाएंगे। तो ये जिस कंसंट्रेट करेगा क्या है। अच्छा याद दिलाया, बहुत बढ़िया की यूसन क्या है, ये सब क्या है। सब मस्ती किए आपस जा में रहा है। कर रहा है, एक मिनट, पढ़ता एक थोड़ा ही। मिनट, रुको रोशनी, एक मिनट मुझे देख लेने दो बेटा, बढ़िया याद दिलाया। हाँ ठीक तो है, पहले ही मना कर दी है। आई एम बैक, ये कौन है आई एम बैक, क्या लिखा है, किसका नाम है यार, आई एम बैक किसका है। अमित सर, अमित। हाँ पढ़ा भी नहीं रहा अमित। अमित ये सब मत करो भाई, ये बहुत गंदी बात है बेटा, हम देखो बाहर कर देंगे, फिर मत कहिएगा कि सर ऐसा, ये सब गलत चीजें है। ना ना ना, देखिए यही होता है, ठीक है। कुछ भी लिखता ए- है। हाँ, और नहीं यही होता है, डिसकंसंट्रेट रहने के चलते ही केवल ये होता है। कल मेरा एक पुराना स्टूडेंट आया हुआ था, तो आपको, आप विश्वास नहीं मानोगे, एक सप्ताह में 4 दिन मैं समय दिया हूँ और बहुत रिक्वेस्ट किया। पहले तो मैं बोला देखो बेटा अकेले हम पढ़ाते नहीं, 1500 रुपए सिर्फ हमने बोला है, और भी 45 मिनट पढ़ाना है। तो आप लोग बेटा नहीं समझते, इसलिए कि सर आपके हैं, आपके बीच में है, इसलिए तो ठीक है ना। ये सब कंसंट्रेट रहोगे सारी चीजें समझ लोगे। और एक बार फिर कहूंगा कि सब रिकॉर्डिंग पे सारा जाता ही है हम लोग का, है ना लेक्चर। तो पहले वाला दिन वाला जैनेंद्र बहुत डिस्टर्ब था, तो उसमें तो आवाज ही नहीं आई है। और देखो स्कूल से बेटर हम लोग का घर से ही अच्छा चल रहा है। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है किसी को, यतेंद्र। नो सर। हाँ तो कितना कितना जो भी दिक्कत आ रही थी ऑलमोस्ट सबको। तो इस रिकॉर्डिंग से एक बार फिर सुना करिए, एक बार 2 बार सुन के ऑफ। तो वो आप अगले लेक्चर में आप पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई इसमें actually समझ में आ जाता है। चीज नहीं, ठीक है, अच्छा ठीक है। तो अमित आगे से देखा टाइम बेटा ना, नहीं तो फिर कभी मान लो अभी ठीक मूड में है, और कभी मान लो कि नजर पड़ गई या कहीं गुस्से में हटा दिए, रिमूव कर दिए, तो फिर प्रॉब्लम बोलोगे ना कि सारी। तो एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, उसी को हम लोग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, ठीक है ना। और इनके लिए बस एक चीज याद रखिए, फ्रॉम रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का मतलब ही होता है कि शुरुआत। भाई पहले आप रिक्रूटमेंट मेथडोलॉजीज, उसके बाद में ग्रीवांसेस, सैलरी, पेमेंट, और ये सब फिक्स होंगे। इसलिए बोलते इलेक्शन है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, इलेक्शन है। तो सिलेक्शन में तो आपकी अपनी कैपेबिलिटी काम करती है ना, लेकिन जनता की विशेष। और सिलेक्शन में आप जब तक ठीक ठीक है, यानी कि कोई अनफेयर मींस नहीं कर, लेकिन वहां पर रियल एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, मंत्री हो जाते हैं आप,
लेकिन डिपेंड करता है कि आपका जो सुप्रीमो है। अच्छा मान लीजिए कोई मिनिस्टर, ध्यान समझिएगा, कोई मिनिस्टर ही बन गया, अलायंस गवर्नमेंट है और पार्टी सुप्रीमो चाहे बदल दे। मान लीजिए जीतन मांझी के कोटे से 2 मिनिस्टर हैं, जीतन मांझी के 4 मेंबर हैं। अब मांझी जी की जिसको मंत्री बनाया उनसे कोई भी कारण से नाराज है, तो उन्होंने कहा कि भाई आप नीतीश जी से बोलेंगे कि इनको हटाइए और इनको बनाइए, क्योंकि पार्टी के सुप्रीमो मांझी है। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करेगा, फिर अपोजिशन पे डिपेंड करेगा, और लास्टली किस पे डिपेंड करेगा आपने जाना तो जान लीजिए कि लास्ट डिपेंड करेगा जनता पर, है ना। इसलिए कि जनता का जब तक आशीर्वाद मिला है तब तक एग्जीक्यूटिव अच्छे से वर्क करेगी, और जिस दिन जनता नाराज हो गई मीन्स कि आपकी हाउस में मेजोरिटी खत्म हो गई, अपोजिशन को तभी तो मौका मिलेगा। फिर क्या है कि हो गया, दोनों का कंपैरिजन है। आप क्या करेंगे कि कॉपी में इसको पॉइंट वाइज बना लीजिएगा, एक एक। आई थिंक कि पॉइंट्स ज्यादा समझाया है मैंने, इसको एक एक करके बना लीजिएगा। और दूसरी चीज, ताकि इच्छा पर पॉलिटिकल हो गई, क्योंकि इन सारी चीजों के मद्देनजर स्थिर नहीं होती, गवर्नमेंट बदलती है। गवर्नमेंट बदलने से कोई पॉलिसी बदल जाती है। अब मनरेगा बना किसके समय में? यदि मैं पूछूं मनरेगा बना किसके समय में? मनमोहन सिंह के समय बना हुआ है। आज नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, चल रही है। तो कहने का मतलब कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बदलती रहती है, बट रियल एग्जीक्यूटिव बिकॉज परमानेंट रहती है, दैट्स वाई कि पॉलिसी हमारी कंटिन्यू होती रहती है। दिस इज एंड यू कैन जस्ट से दैट इट बिकम्स एसेंशियल फॉर द पार्लियामेंट्री सिस्टम। आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है यहाँ पर कि सर क्या पार्लियामेंट में जरूरी है कि इस तरीके की व्यवस्था हो? तो देखिए, हर देश में जब तक ये व्यवस्था नहीं होगी, केवल मंत्री स्तर से कितने कानून, कितने इतने बड़े बड़े देशों में कैसे लागू किया जा सकता है? ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बिकॉज जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम 20th सेंचुरी की एक एसेंशियल फीचर हो गया है, उसी तरीके से ये भी एक एसेंशियल फीचर हो गया है ना। बड़े देशों में कहीं भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो हो नहीं सकती। याद करिए पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर। तो जिस तरीके से इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, उसी तरीके से इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की सच्चाई। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम की संख्या ज्यादा है दुनिया भर में, उसी तरीके से ये भी सच्चाई है कि रियल एग्जीक्यूटिव का जरूरी है होना। हाँ, ये जरूर हम कहेंगे कि जिसको जिस सेंस में हमारे यहाँ सिविल सर्विसेज होती हैं, ये दुनिया में सिविल सर्विसेज बहुत कम जगहों में है। चाइना में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। अंग्रेज भारत आए तो यहाँ पर है। और सिविल सर्विस जैसे पोस्ट, ठीक है ना, ये खुद इंग्लैंड में नहीं है, भारत में इसलिए करना था क्योंकि भारत के लोगों पर किस तरीके से शासन करना है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको हिस्ट्री में समझाया भी था, कई बार एग्जाम्पल में समझाया हूं रिलेट करके, कि भारत में किस तरीके से, चूंकि डीएम और एसपी के पोस्ट भारतीयों के लिए नहीं खोले गए थे, ये तो बाद में जब प्रेशर पड़ने लगा, होने लगी, तो कुछ इंडियन क्वालिफाई कर गए थे। तो ये तो जानकारी के लिए। तो ये है आपका रियल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से, अच्छा इसमें ये भी पढ़ना है किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। पर आप अपनी बुक पे नजर डाल लीजिए। यस सर, मैं दिया। एक काम करो, आप लोग अपने बुक पे एक नजर डाल लो, और अभी तक जो मैंने पढ़ाया हो, और फिर बताओ इसमें कहीं प्रॉब्लम है तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार 2 मिनट का समय ले लीजिए, आप लोग अपने बुक पे नजर डाल लीजिए, कहीं कोई भी सेंटेंस में, वर्ड में प्रॉब्लम। सर पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा पीपल तो मेजोरिटी पार्टी के ही होंगे ना मेंबर? ऑफ कोर्स, सिंपल बात है ना बेटा। तब तो वो कोई लॉ पास कर लेगा। नहीं, बात आ गई,
कि जैसे याद करिए पिछली मोदी जी फर्स्ट फेज में बहुत सारे कानून को क्यों नहीं पास करवा पाए थे, क्योंकि लोकसभा में तो मेजोरिटी हो गई थी। वो भी ध्यान दीजिएगा, उनकी अलायंस की मेजोरिटी थी, तो कई मुद्दे ऐसे होते थे जिसमें शिवसेना, है ना, पिछली बार शिवसेना भी शामिल थी, शिवसेना मना कर देती थी, अकाली दल मना कर देता था। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि जिन मुद्दों पर लोकसभा पास भी की है ना, राज्यसभा में पेंडिंग रह गया है, राज्यसभा में पेंडिंग रह गया। राज्यसभा में मेजोरिटी इनकी नहीं हुआ करती थी ना। राज्यसभा में मेजोरिटी तो बेटा तभी ना होगी जब राज्यों में सरकार बने, क्योंकि वहां के एमएलए तो उस कोटे से भेजेंगे, है ना। तो पिछली बार याद करिए फर्स्ट फेज मोदी का, ठीक है, कितना तो उस मेंबर भेज समय सकते हैं राज्यसभा से? क्या बेटा, राज्यसभा से कितना मेंबर भेजेंगे? लोकसभा में तो ज्यादा रहते हैं। हाँ, तो अलग अलग है ना, उसका रूल ये है जनरली कि जैसे मान लीजिए कि यूपी में जब 80 अब तो 80 है, 5 चला गया उत्तराखंड में, 80 है, तो उसका ये रूल है कि मिनिमम 1/3 से ज्यादा किसी भी सिचुएशन में नहीं होनी चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था बता रहे हैं, यानी कि 1/3 जितना लोकसभा की मेंबरशिप है ना, जितने लोकसभा के लिए सांसद चुनता है वो राज्य, ठीक है, उससे 1/3, सॉरी, हाँ ठीक, 1/3 का मतलब कितना हो गया, जैसे बिहार में है 42, 1/3 से कम नहीं होगा, ठीक है, ज्यादा नहीं, कम नहीं होगा। आगे समझ में? उसका रूल ये है, उसका रूल ये है जनरली कि और हर राज्य से कम एक रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे मान लीजिए गोवा है, सिक्किम है, ये छोटे स्टेट हैं, तो छोटे स्टेट हैं, अब इनके सांसद यदि, एकदम ध्यान समझना, बारीकी समझा लें, यदि इनके यहां से एक ही सांसद सपोज चुना जाना हो, तो भी राज्यसभा को रिप्रेजेंट तो करेगा ना, क्योंकि राज्यसभा तो है ही, वो रिप्रेजेंट ही कर रही है हर राज्य को। तो गोवा से यदि एक भी लोकसभा की सीट है तो राज्यसभा में एक सीट देनी पड़ेगी मिनिमम, उस स्टेट का रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना एटलीस्ट, ये तरीके से होता है। और कोई क्वेश्चन? एक बार बुक पर नजर डालिए फिर पूछते जाइए। रोशनी, कौन है आगे? हाँ रोशनी, यस सर। रश्मि, हाँ कोई क्वेश्चन बेटा? जहां तक रियल एग्जीक्यूटिव परमानेंट एग्जीक्यूटिव देखा आपने, जितना समझाया उसमें से कहीं से भी कुछ माइंड में आ रहा है तो पूछिए। रश्मि, रोशनी, यतेंद्र, जैनेन्द्र, आयुष, सोनाली, प्रियांशु, अमित, आरुष, खुशी, कोई दिक्कत नहीं है? सर अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक। हाँ, किस पर पॉइंट बनाया आप लोगों ने पूछा है? जो जो डिफरेंस मैंने बताया परमानेंट और रियल एग्जीक्यूटिव पे, ठीक है ना, तो जैसे आप अंतर करके दिखाते हो ना, पॉइंट नंबर 1, ठीक है, कि तो ऐसे एक लाइन करके और दोनों करके, इसी को होमवर्क में कर लेना, ठीक है, होमवर्क में मैं डाल भी दूंगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन या मेंशन द डिफरेंसेस बिटवीन, ऐसे करके परमानेंट एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और मैक्सिमम कोशिश करिएगा 7-8 पॉइंट से कम ना बने, ठीक है ना। ठीक, सर नो प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक। ठीक है, ठीक है बेटा, तो टाइम भी हम लोग का हो गया है ना, आगे से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक, वेलकम।